श्वेता मिश्रा अवस्थी, पर्चा पर चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। चुनाव की बारी है और कांग्रेस की ब्लॉक लेवल तक तैयारी है। कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट प्लान बनाया है। हर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक लेवल पर दावेदार ढूंढे जा रहे हैं और दावेदारी जताने वाले नेताओं का मजमा लगा हुआ है। 54 सीट से तो 100 से ज्यादा दावेदारों ने फॉर्म भरा है। फिर भी सवाल ये है कि क्या ब्लॉक लेवल पर स्क्रीनिंग से कांग्रेस को विनिंग उम्मीदवार मिलेंगे? कांग्रेस के एक एक दावेदार का सटीक विश्लेषण करेंगे और इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी। योगेश जी, बहुत स्वागत है। बेहद अहम है, जहां पर ब्लॉक स्तर पर पर्चा दाखिल कर दिया गया है, लेकिन अगर हम जयपुर शहर की बात करें, क्या नजर आता है इन कैंडिडेट्स को लेकर और इन कोशिशों पर अगर बात करें तो जो नई चीज शुरुआत की गई है? देखिए, बड़ी संख्या में दावेदार सामने आए हैं श्वेता, और ख़ासतौर से राजस्थान में जयपुर की जो राजधानी है, जयपुर में 40 से अधिक दावेदार बगरू विधानसभा में आ चुके और 25 और 25 के लगभग दावेदार मालवीय नगर विधानसभा में आ गए। आदर्श नगर में भी कमोबेश ये स्थिति है। सिविल लाइन एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ सबसे कम, मतलब 5 से भी कम दावेदार वहाँ सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर हम एक एक सीट का विश्लेषण करें और बात करें तो कहा जा सकता है कि अपने आप में कांग्रेस के अंदर जिस तरह से दावेदारों का उफान आया है, ये अपने आप में ये जताता है कि किस तरह कांग्रेस का टिकट पाने के लिए नेताओं के बीच में जद्दोजहद है। और कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा। चाहे हम मालवीय नगर से भी शुरू कर सकते हैं। किस तरह मालवीय नगर के अंदर अर्चना शर्मा बीता चुनाव कांग्रेस के टिकट पर बेहद कम अंतर से वो हार गई थी और लगातार 2 चुनाव वो कालीचंद सराफ से हारी है, लेकिन जो पिछला अंतर था तकरीबन 1700 वोट ही से ही वो चुनाव हारी थी। जबकि मालवीय नगर राजस्थान में कहा जा सकता है कि विधानसभा के अंतर्गत बीजेपी की सबसे मजबूत, जिसे कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे पहले टॉप 10 सीट जो बिल्कुल जीती हुई मानती है, उसके अंदर भी मालवीय नगर का नाम आता है। लेकिन पिछली बार बड़ा जोरदार मुकाबला हमें मालवीय नगर में देखने को मिला और अब अर्चना शर्मा यहाँ मजबूत दावेदार है फिर से टिकट को लेकर। और राजीव अरोड़ा जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री गहलोत के नज़दीकी हैं और पहले भी वो मालवीय नगर से चुनाव लड़ चुके हैं। उनको हार मिली थी, तकरीबन 17-18 हज़ार वोटों से वो चुनाव में हार गए थे, लेकिन इस बार फिर उन्होंने अपना दावा जताया है मजबूती के साथ। विप्र बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा वो भी दावेदार हैं, मालवीय नगर से ही वो टिकट चाह रहे हैं। वो सचिन पायलट के बहुत ही नज़दीक है। सचिन पायलट के खास सलाहकार माने जाते हैं। पहले वो कहा जा सकता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन के महासचिव भी रह चुके हैं, तो उनका दावा मजबूत यहाँ पर कहा जा सकता है। टिकट कैसे मिलेगा ये भविष्य के घर में है। श्वेता, बिल्कुल, और ये मालवीय नगर का जिक्र किया आपने, लेकिन अगर इसके अलावा हम सिविल लाइन्स की बात कर लें, योगेश जी, इतने सारे कैंडिडेट फिर ब्लॉक स्तर पर पर्चा दाखिल करना, क्या ये जो कोशिश की जा रही है इस ऐसे ही विनिंग कैंडिडेट मिल पाएगा? क्योंकि चेहरे कई ऐसे हैं जो बहुत चर्चाओं में रहते हैं और ऐसे में उनमें से एक को चुनना। देखिए, सिविल लाइन्स जयपुर की राजस्थान की हॉट सीट कही जाती है। प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ से विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। बीता चुनाव उन्होंने अरुण चतुर्वेदी को हराया था और यहाँ सबसे अच्छी बात प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए यही है कि 5 से भी कम दावेदार उनके सामने, मतलब कहा जा सकता है कि टोटली 4 या 5 टिकटार्थियों ने वहाँ से दावा किया। मतलब सिविल लाइन से मुझे लगता है कि ये वो नाम होगा प्रताप सिंह खाचरियावास का जो कांग्रेस की पहली सूची में ये नाम सामने आ जाएगा। और प्रताप सिंह खाचरियावास वैसे भी जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन सिविल लाइन्स क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय तक मजबूत गढ़ रहा। एक ज़माने में बनी पार्क विधानसभा सीट हुआ करती थी श्वेता, जो पूरे कहा जा सकता है कि देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाली बड़ी सीट कही जाती थी और बीजेपी का गढ़ कहा जाता था। राजपाल सिंह शेखावत वहाँ से लगातार एमएलए रहे थे, बीरू सिंह राठौड़ भी वहाँ से विधायक रहे। बाद में जब परिसीमन के बाद टिकट सीट के टुकड़े हुए और सिविल लाइन्स नाम से विधानसभा बनी, प्रताप सिंह खाचरियावास पहले एक ज़माने में बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे, वो कांग्रेस में आ गए, उनको टिकट मिला और वो चुनाव लड़े। उस समय अशोक लाहोटी ने उनके सामने चुनाव लड़ा था। प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव जीते, विधायक बने, कांग्रेस का खाता वहाँ खुला और उसके बाद पिछले चुनाव जो था उसमें अरुण चतुर्वेदी ने उनको चुनाव हराया था, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। और अब इस बार प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और मुझे लगता नहीं है
श्वेता की प्रताप सिंह खाचरियावास को कोई चुनौती देने वाला या टिकट के मामले में दूसरा रहेगा। और ये वो इलाका है जो कहा जा सकता है कि अलग अलग जाति वर्गों का समीकरण है, किसी एक जाति की प्रधानता को लेकर सिविल लाइंस में दावे नहीं किए जा सकते। जहां पर कम है चेहरे वहां पर चुनौतियां भी कम रहेंगी। लेकिन अगर हवा महल सीट की बात करें योगेश जी, देखिए हवा महल जयपुर के कद्दावर नेता कांग्रेस के कहा जा सकता है मुख्यमंत्री गहलोत के, अगर जयपुर की राजधानी में सबसे विश्वस्त अगर कोई है तो महेश जोशी हैं। तो डॉक्टर महेश जोशी हवा महल से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और वर्तमान गहलोत सरकार में वो जलदाय मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, बड़ा महकमा उनके पास है और खूब काम भी कहा जाता है उन्होंने हवा महल में कराए हैं। खासतौर से गोविंद देव जी मंदिर का जो कॉरिडोर है, जो कहा जा सकता है कि अपने आप में एक बड़ा फैसला सरकार का रहा, 100 करोड़ रुपए का एक कॉरिडोर गोविंद देव जी के प्रांगण में तैयार हो रहा है और इसका क्रेडिट भी खुद हवा महल के विधायक महेश जोशी को जा रहा है। इसके अलावा लेकिन यहाँ पर दावेदारों की गिनती कम नहीं है, यहाँ बड़ी संख्या में उनके सामने ही दावेदार आए हैं, क्योंकि बृजकिशोर शर्मा जो कि पंडित नवल किशोर शर्मा कद्दावर नेता दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा ने बाद में जयपुर को अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाया, कर्म क्षेत्र बनाया और वो खुद भी जयपुर ग्रामीण से विधायक रहे। बाद में जब परिसीमन के बाद हवा महल विधानसभा से चुनाव लड़ा उनके बेटे बृजकिशोर शर्मा ने, वो विधायक चुने गए, मंत्री भी हो रहे। 2 बार बृजकिशोर शर्मा हवा महल से विधायक रह चुके हैं। अब उनका फिर दावा मजबूत है और वो अभी इस वक्त राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन हैं। और इसके अलावा अन्य चेहरों की बात की जा सकती है। खास तौर से आपको ये दिलचस्प बात होगी कि महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी ने भी यहाँ से अपना आवेदन लगाया है, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी लगाया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो महामुकाबला है टिकट को लेकर वो महेश जोशी और बृजकिशोर शर्मा के बीच ही रहने वाला है। और जिस तरह अशोक गहलोत से नज़दीकी है महेश जोशी की और एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उनको देखा गया है, तो नज़दीकियों का लाभ या महेश जोशी को मिल सकता है, कामों का लाभ भी मिल सकता है। एक बड़ी टीम उनके साथ में। ये अलग बात है कि जयपुर की जो अन्य जो उनके सहयोगी जो विधानसभा क्षेत्रों के विधायक है उनसे इन दिनों पटरी उनकी नहीं बैठ रही और वो कुछ अलग गणित वहाँ करना चाह रहे हैं। लेकिन महेश जोशी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, कूटनीतिज्ञ हैं और जैसा उन्होंने अपने राजनीतिक आकार से घर से 2-2 पर्चा दाखिल होना, देखिए मुझे लगता है ये एक कूटनीति है। और आपको ध्यान होगा 25 सितंबर की घटना के बाद काफ़ी कुछ कांग्रेस के अंदर चीज़ें हुई हैं और उसका राजनीतिक नुकसान महेश जोशी को हुआ है। उन्हें कांग्रेस की किसी भी बड़ी कमेटी में केवल इसीलिए नहीं लिया जा रहा कि 25 सितंबर को जो एक अलग बैठक हुई थी जयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी की, जिसको लेकर आलाकमान खासे नाराज हुए थे और उसके कारण महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ किसी भी बड़ी कमेटी का हिस्सा नहीं बन पा रहे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जयपुर के अंदर एक बैलेंस पॉलिटिक्स है। हवा महल विधानसभा सीट एक ज़माने भर तक खासतौर से भंवरलाल शर्मा जयपुर के बड़े बीजेपी के नेता हुआ करते थे, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और लगातार वो चुनाव जीते। ब्रह्मपुरी जो एक बड़ा इलाका हवा महल का, वो इसमें आता था और पूरे देश की सबसे छोटी विधानसभा उस समय कही जाती थी। और भंवरलाल शर्मा के सामने महेश जोशी ने भी अपना पहला चुनाव लड़ा था और बहुत ही बड़े मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार तो ये सीट दिलचस्प रहने वाली है शुरुआती तौर से कि आखिर किसे टिकट फाइनल की जाती है और कैसे यहाँ पर कंपटीशन रहता है। लेकिन इसके बाद श्वेता एक और बात है कि बड़ी तादाद में हेरिटेज की सभी सीटें, चाहे हवा महल हो, किशनपोल हो, आदर्श नगर हो, सिविल लाइन्स हो, मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में है और ये कांग्रेस की बैकबोन कहा जाता है। बिल्कुल, अगला सवाल किशनपोल सीट को लेकर ही था योगेश। देखिए श्वेता, किशनपोल से अभी विधायक है अमीन कागजी और आपको ध्यान ही है कि बीते चुनाव में जो जयपुर का हेरिटेज है आज की तारीख में, वो हेरिटेज कांग्रेस के लिए प्लस में रहा और चारों सीटें कांग्रेस के खाते में गई। और किशनपोल में अमीन कागजी के सामने बड़ी संख्या में दावेदार सामने आ चुके हैं। उन्हीं की कम्युनिटी के भी दावेदार बड़ी संख्या में सामने आए। ज्योति खंडेलवाल जो कि जयपुर की मेयर रह चुकी, जयपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी, वो अमीन कागजी के सामने अपना दावा जता रही है। अन्य नेताओं ने भी अपना दावा वहाँ से जताया है। ये अलग बात है टिकट किसे मिलेगा, लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक लीक होती है जो बरसों से मैं देखता आ रहा हूँ और एक कहा जा सकता है कि अगर कहीं से कोई बड़े जाट नेता को किसी सीट पर चुनाव लड़ा दिया जाता है तो जाट का टिकट नहीं करता। अगर किसी सीट पर अगर वो सीट मुस्लिम
कोटे में दे दी जाती है तो वो मुस्लिम कोटे में ही रहते हैं। हम इसका एग्जाम्पल कई सीटों पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही मीणा अगर नेता है, बड़ा छत्रप है, अगर वो भी किसी सीट से चुनाव लड़ा, भले ही वो जनरल सीट हो, तो कांग्रेस भी उसको टिकट देने में कोई संकोच नहीं करती, भले ही वो जनरल वर्ग की सीट हो। तो ये खास तौर से कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा तबका और एक कहा जा सकता है पेरेंटल वोट बैंक, ये तमाम वर्ग माने जाते हैं, SC ST, मुस्लिम और OBC का। तो यहाँ कहा जा सकता है कि अमीन कागजी अब विधायक है। उनके पिता सलीम कागजी जयपुर शहर कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे और एक परंपरा के अनुसार कहा जा सकता है कि अहमद पटेल के कोटे से उनको उस जमाने में टिकट मिला था। तो मुझे लगता है अमीन कागजी का यहाँ दावा मजबूत है। जी बिल्कुल, और इसलिए क्योंकि बाहुल क्षेत्र वोट बैंक के आधार पर अगर देखा जाए तो कैंडिडेट भी उसी समाज से ज्यादा नजर आ रहे हैं। एक और अहम सीट यहाँ पर है सांगानेर, ये भी दिलचस्प रहेगी। देखिए श्वेता, सांगानेर राजनीति में खासतौर से जयपुर के अंदर ब्राह्मण सीट के तौर पर जानी गई। घनश्याम तिवाड़ी यहाँ से विधायक रहे, बड़े मार्जिन से उन्होंने एक ज़माने में यहाँ पे सीट को जीता था और कहा जा सकता है कि एक रिकॉर्ड बनाया था। कांग्रेस से यहाँ इंदिरा मायाराम ने खाता खोला था सांगानेर में। इंदिरा मायाराम यहाँ से विधायक रही। उससे पहले विद्या पाठक BJP से विधायक रही, तकरीबन 4 बार वो विधायक रही। और अब कहा जा सकता है अशोक लाहौटी यहाँ से BJP के विधायक हैं। कांग्रेस से यहाँ पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था और बहुत मजबूती के साथ लड़ा था, एक युवा चेहरे के तौर पर अपना एक कहा जा सकता है कि दखल उन्होंने सांगानेर में जताया और लगातार वो पिछले 4.5 पौने 5 साल में सक्रिय हैं। भले ही चुनाव हार गए, लेकिन अपनी प्रेजेंस उन्होंने पूरे सांगानेर में जताई है। और यहाँ से और भी कई नेता टिकट मांग रहे हैं। सुरेश मिश्रा ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, वो टिकट यहाँ से चाह रहे हैं। सांगानेर से एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है और यहाँ से कहा जा सकता है कि बिरधी चंद शर्मा, जो कि हरियाणा ब्राह्मण समाज चाहते हैं, वो भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। बरसों से वो भी कांग्रेस का टिकट यहाँ से मांग रहे हैं। संजय बाफना ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे चुनाव। सुनील पारवानी जो कि कांग्रेस के नेता, वो भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। तो कहा जा सकता है क्योंकि एक अलग तरह का मिजाज है। और सांगानेर वो इलाका है श्वेता जहाँ अर्बन वोट भी आता है, रूरल वोट भी आता है। तो एक कहा जा सकता है जाति वर्गों का एक अलग समीकरण है। ब्राह्मण वोट बड़ी तादाद में यहाँ निवास करता है। आउटर इलाके में जाट वोटर है, यादव वोटर है, गुजर समाज के वोट भी हैं। तो कहा जा सकता है। और अशोक लाहौटी के सामने अब कांग्रेस किस चेहरे को टिकट देगी? क्या पुष्पेंद्र भारद्वाज को फिर रिपीट किया जाएगा? क्या कुछ यहाँ पर नया घटेगा, वो देखना होगा। कांग्रेस के जयपुर शहर कांग्रेस के महामंत्री हैं अब सीताराम नेहरू, वो भी टिकट यहाँ से चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह पुष्पेंद्र भारद्वाज की सक्रियता इस इलाके में है और एक युवा चेहरे के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई है, तो मुझे लगता है कि और अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी उनको दी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के वो करीबी है, उनके कहा जा सकता है उनकी सेना के बड़े सिपाही भी हैं। और ये लगता मुझे यही है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण पर ही दाव खेलेगी। जी बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि जयपुर शहर की हम बात कर रहे हैं और जयपुर में कांग्रेस के ये जो पर्चा दाखिल हुआ उसके दावेदारों की बात कर रहे हैं। 5 अहम सीट पर हमने चर्चा की, लेकिन 3 अहम सीट और भी है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण की सीट भी है, उस पर भी चर्चा हम कल करेंगे पर्चा पर चर्चा में, क्योंकि बेहद अहम है। यहाँ पर जब नई चीज शुरुआत की जाती है तो दावेदार भी बहुत ज्यादा, और ऐसे में चुनौतियां बड़ी यहाँ पर रहेंगी कांग्रेस के लिए कि आखिर किसे चुना जाए, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी कमेटियां बना दी गई हैं। और हम कह सकते हैं कि इतनी सारी कमेटी, इतने सारे नाम, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां, और उस बीच में पर्चा दाखिल करना, दावेदारी पेश करना, बहुत कुछ है चर्चा के लिए भी। और कल भी ये जारी रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।